Good morning, students. Today I am Sahi sir with your economics classes. तो बेटा हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म पढ़ रहे थे और लास्ट टॉपिक हमने जो डिस्कस किया था वो हमारा लिबरलाइजेशन था। उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, उसके इम्पैक्ट हमने पढ़े थे, अच्छे भी और बुरे भी। तो बेटा टुडे वी हैव डिस्कस ऑन द टॉपिक प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। प्राइवेटाइजेशन है क्या एक्चुअल में, और इसको हमने क्यों अडॉप्ट किया था? क्योंकि हम पहले पब्लिक सेक्टर पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे थे, तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई थी कि हमने 1991 में प्राइवेटाइजेशन किया था, निजीकरण किया था। तो सबसे पहले जान लेते हैं हम कि एक्चुअल में प्राइवेटाइजेशन है क्या। प्राइवेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ involving the private sector in the ownership or operation of a state owned enterprises। यानी प्राइवेटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो प्राइवेट सेक्टर जो है वो डायरेक्टर पार्टिसिपेट करता है या कंट्रोल करता है या उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर लेता है जो पब्लिक सेक्टर था। तो निजीकरण का मतलब यही हो गया कि जो सरकारी क्षेत्र के जो उद्योग है उनका निजीकरण, यानी उनको निजी लोगों के हाथों में उसका स्वामित्व दे दिया गया। अब क्यों दिया गया ये हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो डिसइन्वेस्टमेंट। क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट ही तो किया था पब्लिक सेक्टर का प्राइवेटाइजेशंस के लिए। तो डिसइन्वेस्टमेंट एक्चुअल में होता क्या है? अंडर डिसइन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट सेल्स शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू प्राइवेट सेक्टर। यानी इसके अंदर, इसको हिंदी में विनिवेशीकरण बोलते हैं, इसके अंदर सरकारी क्षेत्र के जो उद्योग हैं उनका जो शेयर है या उनका जो ओनरशिप है वो प्राइवेट लोगों को बेच देती है, उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं बेटा। तो अब निजीकरण की हम बात करते हैं। निजीकरण, नीड फॉर प्राइवेटाइजेशंस, जो हम अगले जो हमारा टॉपिक होगा बेटा वो है नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन। क्या जरूरत पड़ी थी प्राइवेटाइजेशन करने का? तो देखिए हमने 1956 में हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशंस के जो बड़े बड़े सेक्टर थे, जो ज़्यादातर जो उद्योग थे, सबसे ज़्यादा जोर हमने प्राइवेट सेक्टर के बजाय गवर्नमेंट सेक्टर को दिया था। लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट सेक्टर ने जिस डिज़ायर के साथ हमने उनके ऊपर एम्फेसिस किया था, उन पर विश्वास किया था, उन पर जोर दिया था, उसके ऊपर वो खरे नहीं उतरे। यानी उनमें बहुत सारी कमियां हो गई थी, जिसके कारण हमें प्राइवेटाइजेशन करना पड़ा। अब कौन कौन सी कमी थी देखिए, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम जो है वो एक धीरे धीरे सामाजिक बोझ बनते चले गए। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निरंतर बढ़ रहे घाटे अत्यंत असहनीय हो गए, यानी उन पे कंटिन्यू वो घाटे में चल रहे थे। जो पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग थे वो लगातार घाटे में जा रहे थे। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्रों में रिसाव, चोरी, अकुशलता और भ्रष्टाचार इतने बढ़ गए थे कि उनका निजीकरण ही एकमात्र उपाय हो गया था। अब भी देख लीजिए आप, यानी जो गवर्नमेंट सेक्टर थे उनमें चोरी इतनी हो गई थी और अकुशलता इतनी बढ़ गई थी, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया था कि जो है अनस्किल्ड लेबर को, अगर उसकी अच्छी पावर थी, सरकार में उसकी पकड़ है, तो वो अच्छी पोस्ट पर चला जाता है। अब पोस्ट पे तो चला गया वो, लेकिन काम तो उसको करना पड़ेगा। अब वो काम करेगा नहीं तो फिर आउटपुट कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ा रीज़न ये था कि पब्लिक सेक्टर के अंदर भ्रष्टाचार, अकुशलता ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसका एकमात्र उपाय क्या था? वो प्राइवेटाइजेशन करना ही था। उसके बाद 1991 में सरकार ने निर्णय लिया था कि सार्वजनिक उद्यमों के अंशों को निजी क्षेत्र को बेचकर उन्हें धीरे धीरे समाप्त किया जाए। तो उद्यमों की बड़ी संख्याओं के सार्वजनिक स्वामित्व का निजीकरण द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए अब बात ये कि देखिए, ऐसी बात नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में जो उद्योग थे उन्होंने काम नहीं किया था, बहुत अच्छा भी किया था। कई जिनको हमने नवरत्न का नाम दिया था, नवरत्न कुशल निष्पादन को ध्यान में रखते हुए जो अच्छे, जो कंटिन्यू प्रॉफिट में जा रहे थे, उनको हमने स्पेशल पॉइंट आउट करके उनको नाम रखा नवरत्न, जो बहुत अधिक प्रॉफिट में चल रहे थे। उसके बाद बेटा अगला पॉइंट हमारा आता है गेन्स। इसका लाभ क्या हुआ था? गेन्स एंड लॉसेस ऑफ द प्राइवेटाइजेशंस। अब देखिए, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था वो प्राइवेटाइजेशंस के ऊपर किया था,
और उसके ऊपर डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर किया था। दूसरा, हमें क्या आवश्यकता थी कि हम प्राइवेटाइजेशन करें, तो उसके बारे में हमने ये डिस्कशन किया था कि जो पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग थे उनमें चोरी, भ्रष्टाचारी इतनी बढ़ गई थी, अकुशल कामगार उसमें अंदर चले गए थे जो प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, उनको अपनी सैलरी से मतलब होता था। अभी आप देख लीजिए, इन प्रेजेंट आप गवर्नमेंट सेक्टर को देखिए, स्कूल में चले जाइए, हॉस्पिटल में चले जाइए, बैंकिंग में चले जाइए, आपको समझते ही नहीं है वो कौन है, कस्टमर को समझते ही नहीं है वो सीधा बोल देते हैं, आपसे सही मुंह से बात नहीं करते हैं, तो उनके वो प्रोडक्शन कहाँ से करेंगे, उनको अपनी सैलरी से मतलब थी। तो इसलिए इन सब चीज़ों की वजह से लगातार जो घाटा चल रहा था, उनका एकमात्र उपाय यही था कि उनका प्राइवेटाइजेशन किया जाए। अब प्राइवेटाइजेशन के लाभ क्या हुए थे? देखिए, निजीकरण का अर्थ सामाजिक अपेक्षा बिल्कुल नहीं होता है। निजीकरण जब हम करते हैं तो सोशल वर्क तो करते नहीं, उनका तो जो मकसद होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन बेटा देखिए, उसमें जब प्रॉफिट कमाना होता है, जो उसमें कर्मचारी होते हैं वो उनको इंसेंटिव भी देते हैं, बोनस भी देते हैं और उनसे वो ज़्यादा काम भी कराते हैं। तो अगर उसमें जॉब करनी है, अच्छी सैलरी लेनी है, तो आपको काम करना पड़ेगा। और उनका मकसद होता है अधिक से अधिक उत्पादन करवाना। जब अधिक से अधिक उत्पादन होगा तो ऑब्वियसली जीडीपी बढ़ेगी। उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता थी हमारी निजीकरण के कारण, जो अभी तक हम पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा जो प्रोडक्ट था वो कंपटीशन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब निजीकरण किया गया तो वो उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धूम मचाने लगे, कंपटीशन करने लगे और देश के जो इंपोर्ट्स थे वो ज़्यादा बढ़ने लगे। और इंपोर्ट जब बढ़े तो देश के अंदर जो विदेशी मुद्रा थी उसका भंडार होने लगा। फिर दूसरा, निजीकरण के कारण उपभोक्ता प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने निजीकरण में इतना कंपटीशन बढ़ गया था कि अपने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक सेल करने के लिए उसकी लगातार क्वालिटी में सुधार करना, क्वालिटी में सुधार करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ ज़्यादा डिमांड होगी। अब इतना कंपटीशन, वो उसको जो है compete करना चाहता, वो उसको compete करना चाहता, इस तरह से जो है उपभोक्ता प्रभुता बन गया। यानी अब जो है उपभोक्ता किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखा गया। तो अब बेटा फिर उसके बाद आते हैं इसकी हानियाँ, लॉसेस। देखिए, ऑब्वियसली लॉसेस, सबसे बड़ा लॉस तो यही है कि इसमें जो एम्प्लॉय होता है उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन सीधे तौर पे होता है, आपसे प्राइवेट कंपनी में, चाहे वो स्कूल है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे बैंक है, आपसे वो 50,000 का काम कराएंगे तो आपको 20,000 रुपये की सैलरी देंगे। तो सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। दूसरा, सोशल वर्क नहीं हुआ, इसमें एक गैप बन गया, अमीर और गरीबी का गैप बढ़ता चला गया। तो इस तरह का कुछ जो इसमें थी बेटा वो कंटिन्यू होती। तो इस तरह से हमारा जो है निजीकरण से, अब क्या होता निजीकरण में कि निजीकरण में जो इन्वेस्टर थे वो केवल उन्हीं चीज़ों को प्रोडक्ट करते थे जिनकी डिमांड ज़्यादा थी, और वो उच्च वर्ग के लोग करते हैं। अब उच्च वर्ग के लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो जिसकी चीज़ की ज़्यादा डिमांड होती है, ऊंची हाई प्राइस होता है, उस पर प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो निजीकरण के कारण जो है एक तरह से वो उनके लिए जो रिच पर्सन है उनकी डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन किया जाने लगा। जो गरीब है, जो नीचा तबका है, उनको सही मायने में उत्पादन नहीं मिला और एक तरह से गरीबी बढ़ती चली गई। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही है। उसके बाद हम अगला हमारा रह जाएगा ग्लोबलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वीडियो में हम उसको पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।